हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कृष्णास एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ऊतक तंत्र में से भरण ऊतक तंत्र ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के संबंध में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संवहन ऊतक तंत्र या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो संवहन ऊतक तंत्र यानी कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसका एक और भी नाम है और वो नाम क्या है? ट्रांसपोर्टरी टिश्यू। इसलिए नाम देते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे शरीर में जो रुधिर है उसको भी हम संवहन ऊतक का नाम देते हैं, वेस्कुलर टिश्यू का नाम देते हैं। वेस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले लसिका है या रक्त है, इसके संवहन में या इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए वहां उसको हमने संवहन टिश्यू कहा था। ऐसे ही ट्रांसपोर्टरी टिश्यू के अंदर का मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। ठीक उसी प्रकार से पौधे के अंदर भी जो जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं वो संवहन का कार्य करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का या परिवहन का कार्य करते हैं। जाइलम के बारे में आपको बताया था कि जाइलम जो है जल एवं खनिज लवणों के संवहन में सहायता करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों या जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि संवहन ऊतक तंत्र में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलकर या इनके समूह को हम क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। संवहन बंडल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम का समूह। अब ये जाइलम और फ्लोएम जब संवहन बंडल का निर्माण करते हैं तो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को शो करते हैं। और इसकी व्यवस्था किस प्रकार से है, जाइलम कैसे उपस्थित है, फ्लोएम कैसे उपस्थित है, इसी के आधार पर संवहन बंडल कई प्रकार के होते हैं। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और वो है संवहन बंडल के प्रकार। आइए देखते हैं क्या है। संवहन बंडल को मुख्यतः दो समूह में विभाजित किया गया है। एक कहलाते हैं अरीय संवहन बंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, और दूसरे कहते हैं संयुक्त संवहन बंडल, यानी कि जिसको हम नाम देते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। क्या खासियत है, क्या डिफरेंस होता है, इसको देखें। अरीय वेस्कुलर बंडल, इसकी खासियत होती है जाइलम और फ्लोएम बंडल अलग अलग पृथक पृथक होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम बंडल पृथक पृथक त्रिज्या पर होते हैं। और साथ में एक और चीज आप देखेंगे जो डायग्राम में बना है, जैसे ये जाइलम बंडल दे रखा है और ये हमारे सामने फ्लोएम बंडल दे रखा है, दोनों अलग अलग हैं और इनका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, तो पृथक जो है त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। एक जाइलम बंडल होगा तो एक फ्लोएम बंडल होगा, एक जाइलम बंडल होगा फिर एक फ्लोएम बंडल होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि एक तरफ सारे जाइलम बंडल प्रेजेंट हो और एक तरफ सारे के सारे जो है फ्लोएम बंडल आ जाएं। रेडियल वेस्कुलर बंडल में, अरीय संवहन बंडल में जाइलम फ्लोएम बंडल अलग अलग होते हैं, अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं और एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। और ये पाया जाता है जड़ों के केस में। जितनी भी रूट्स हैं, चाहे मोनोकॉट की रूट हो यानी कि एक बीजपत्री की जड़ें हों या द्विबीजपत्री की जड़ें हों, सभी के अंदर संवहन बंडल का जो प्रकार है वो क्या है? अरीय संवहन बंडल होते हैं। अब दूसरा देखें हैं संयुक्त संवहन बंडल क्या है। जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, एक साथ होते हैं और एक ही त्रिज्या पर होते हैं। आगे नीचे डायग्राम बने हैं, इनको आप समझेंगे एक एक करके। क्या है इसके अंदर देखें। जो संयुक्त संवहन बंडल है इनको फिर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाते हैं सकेंद्रीय संवहन बंडल और दूसरे कहलाते हैं समपार्श्विक संवहन बंडल। क्या मतलब है, इनको देखें। सकेंद्रीय के अंदर क्या होता है, या तो जाइलम फ्लोएम को घेरे रहता है या फ्लोएम जाइलम को घेरता है, और इसी के आधार पर कौन किसको कवर कर रहा है, घेर रहा है या वलय के रूप में प्रेजेंट है, हम पुनः इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला कहलाता है एम्फीक्रिबल या हेड्रोसेंट्रिक संवहन बंडल। आप याद करो, आसानी से आपको याद होगा कि हेड्रोम हमने नाम दिया था जाइलम के लिए, तो हेड्रोम से आ गया हेड्रो और सेंट्रिक मीन्स केंद्र।
अगर संवहन मंडल में जाइलम केंद्र में उपस्थित हो, ठीक है, ये जाइलम जो है वो केंद्र में उपस्थित हो और फ्लोएम इसको घेरे रहे, तो ऐसे वेस्कुलर मंडल को हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं या एम्फीक्रेबल संवहन मंडल कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? सभी टेरिडोफाइट्स के अंदर पाया जाता है, सभी टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है। और एंजियोस्पर्म में एक एग्जाम्पल अगर लें जो पूछा जाता है कई बार, वो है हाइड्रिला। हाइड्रिला एक आवर्तबीजी पौधा है जो जल में पाया जाता है, जलोद्भिद पौधा है। दूसरा इसका प्रकार क्या होगा? एम्फीबेसल या लेप्टोसेंट्रिक संवहन मंडल। लेप्टोम हमने फ्लोएम को नाम दिया था, तो लेप्टोम यानी कि फ्लोएम अगर सेंटर में प्रेजेंट है और जाइलम इसको सराउंड कर रहा है, तो अब इसको हम नाम देते हैं लेप्टोसेंट्रिक। और ये मोनोकॉट में पाया जाता है और इसके उदाहरण हैं युक्का एवं ड्रेसिना, ये दोनों मोनोकॉट हैं। और इसकी खासियत एक और भी है, ये एकमात्र ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। अब देखें जैसे ऊपर हमने कहा, तो आप देखो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, दोनों की रेडियस एक है हर एक केस में। ये फ्लोएम भी इसी रेडियस पर है, जाइलम भी इसी रेडियस पर प्रेजेंट है। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं? सकेंद्री, मतलब ये वलय के रूप में होंगे और इनका केंद्र एक ही होगा, एक ही केंद्र के रूप में ये पाए जाएंगे। दूसरा आता है समद्विपार्श्व, जिसको हम कहते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। इसमें क्या होगा? ये एक दूसरे को घेरेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के पार्श्व सतह में पाए जाएंगे। लिखा है जाइलम फ्लोएम बंडल एक ही बंडल में होते हैं। सामान्यतः जाइलम केंद्र की तरफ यानी कि मज्जा की तरफ होता है। कहां होगा? केंद्र की तरफ जाइलम होता है। फ्लोएम कहां होता है? बाहर की तरफ, परिधि की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। और दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड हैं, ओके, और एक ही रेडियस पर हैं, ठीक है, सेम त्रिज्या पर हैं। जैसे देखें ये बना है एक एग्जाम्पल, तो यहां पर ये फ्लोएम और ये जाइलम, तो दोनों की त्रिज्या एक है, एक दूसरे के साइड में प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको समद्विपार्श्व संवहन मंडल कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? कुछ सब पौधों के संवहन मंडल ऐसे होते हैं जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में एधा पाई जाती है, कैम्बियम पाया जाता है। इस प्रकार के वेस्कुलर मंडल को ओपन टाइप या खुले प्रकार के संवहन मंडल कहते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो है वो क्या है? एधा उपस्थित होती है। उदाहरण क्या है? द्विबीजपत्री तनों के संवहन मंडल। दूसरे क्या होते हैं? क्लोज टाइप या बंद प्रकार के, इसमें एधा अनुपस्थित होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, इनके बीच में एधा ना होने की वजह से, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम के मध्य एधा उपस्थित नहीं होकर बल्कि कैसी हो गई? अनुपस्थित हो गई। उदाहरण क्या है? एक बीजपत्री तने के अंदर यह कंडीशन पाई जाती है। तो वेस्कुलर बंडल जो है एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाता है कि जड़ों में, सभी प्रकार की जड़ों में रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जितने भी तने हैं उनके अंदर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल या संयुक्त वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। लोअर क्लास में टेरिडोफाइट, हाइड्रिला, इनके अंदर आपको बताया, या युक्का और ड्रेसिना के अंदर सकेंद्रीय होते हैं, ओके, कंसेंट्रिक इसको इंग्लिश में कहते हैं। जबकि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बाकी पौधों के अंदर समद्विपार्श्व होते हैं। और ये कैसे हैं? दो प्रकार के हो गए, एक ओपन टाइप और दूसरा क्या हो गया? क्लोज टाइप। ओपन टाइप किसके अंदर प्रेजेंट है? द्विबीजपत्री तनों के अंदर प्रेजेंट है, और एक बीजपत्री तनों में ये बंद प्रकार के होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? खुले प्रकार में जाइलम फ्लोएम के मध्य एधा पाई जाती है, जबकि बंद प्रकार के अंदर एधा अनुपस्थित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे पहला एक और चीज है जो जब प्लांट किंगडम आप पढ़ते हो तो बताया जाता है कि ये संवहन मंडल या संवहन ऊतक उन पौधों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जिसका नाम है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा के सदस्यों में ही केवल संवहन ऊतक या संवहन मंडल बनेंगे। और इसमें 3 समूह आते हैं। कौन कौन से समूह आते हैं? एक होता है टेरिडोफाइटा, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म, तीसरा होता है एंजियोस्पर्म, मतलब आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, और साथ में हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट। और ये कहा जाता है सबसे पहला ग्रुप कौन सा है जिसके अंदर संवहन मंडल या संवहन ऊतक बनना शुरू हुआ? तो वो है टेरिडोफाइट्स। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ब्रायोफाइट्स जो हैं इससे पहले आते हैं एवोल्यूशन में, पहले ब्रायोफाइट फिर टेरिडोफाइट आते हैं। तो ब्रायोफाइट के अंदर संवहन ऊतक नहीं होता, लेकिन संवहन ऊतक किसके अंदर पाया जाता है? टेरिडोफाइट से बनना शुरू हुआ है। और बाकी
दोनों अदर ग्रुप में भी पाया जाता है, अनावृत बीजी में यानी कि जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। तो जितने भी पौधे जिनके अंदर समान ऊतक के समान मंडल बनेंगे उनको हम नाम देते हैं ट्रेकियोफाइटा। ओके। अब एक और विशेष प्रकार की कंडीशन है जो कुछ फैमिली के पौधों में पाई जाती है, और वो क्या है देखें। एक प्रकार का वेस्कुलर मंडल होता है जिसको कहते हैं द्विपार्श्वीय या एम्फीफ्लोइक संवहन मंडल। एम्फीफ्लोइक से शायद आपको शब्द क्लियर हो रहा होगा, और एम्फी का मतलब होता है दोनों, और फ्लोइक मींस फ्लोएम। जिसमें संवहन मंडल में दो फ्लोएम पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक या द्विपार्श्वीय। देखें डायग्राम में, इधर भी फ्लोएम प्रेजेंट है और नीचे भी फ्लोएम प्रेजेंट है, बीच में सैंडविच की फॉर्म में जाइलम प्रेजेंट है। और इसकी खासियत क्या है, इसमें दो फ्लोएम बंडल, तो जाइलम और फ्लोएम में ये ओपन टाइप के होते हैं, खुले प्रकार के हैं, तो इसमें एधा की भी दो पट्टिकाएं पाई जाती हैं, दो पट्टिकाएं एधा उपस्थित होती है। तो ये विशेषता है, ये ध्यान रखेंगे। जो बाइकोलेटरल इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में द्विपार्श्वीय एम्फीफ्लोइक संवहन मंडल कहते हैं। ये केवल और केवल द्विबीजपत्री पौधों में देखे गए हैं, और सभी पौधों के अंदर नहीं, कुछ ही फैमिली के अंदर, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्यों में पाए जाते हैं, सोलेनेसी फैमिली के सदस्यों में पाए जाते हैं, और मेटेसी फैमिली के सदस्यों में पाए जाते हैं। कुकुरबिट्स कुकुरबिटेसी में आते हैं, सोलेनम सोलेनेसी में आता है, और मेटेसी के अंदर जैसे लौंग इलायची वगैरह ये हैं, इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, विशेष प्रकार के वेस्कुलर मंडल है वो सभी में नहीं पाए जाते। ओके, केवल तीन फैमिली में है, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी एवं मिर्टेसी। तो ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक, संवहन मंडल एवं संवहन मंडल के प्रकार। इसका मेन हेडिंग क्या था, संवहन ऊतक तंत्र। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है, और इसी के साथ साथ ऊतक तंत्र के प्रकार भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से, और वो है पौधे के विभिन्न भागों की एनाटॉमी। जड़ की आंतरिक संरचना, तने की आंतरिक संरचना, पत्तियों की आंतरिक संरचना, और इसमें ये देखेंगे साथ साथ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या इनके पहचान के कारण होते हैं, ये पूछा जाता है। तो आज हम यहीं पर इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे फिर से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। पुनः धन्यवाद।